हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल आर्ट्स ऑफ द क्लासेस। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की सीरीज के अंदर आज हम लोग देखने वाले प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स एंड द क्राइटेरियाज, जिनके बेसिस पे इन प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स का हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। बट उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस भी आप लोगों को मिलते रहें। तो सबसे पहले हमारा डिस्कशन स्टार्ट होता है प्रोसेस शेड्यूलिंग से। तो प्रोसेस शेड्यूलिंग वर्क कहाँ करती है? तो गाइस सपोज टू बी ये हमारे पास में मेन मेमोरी के अंदर क्या रखी हुई है, रेडी क्यू यहाँ पर रखी हुई है। ठीक है, इस रेडी क्यू में क्या होती है, नंबर ऑफ प्रोसेसेस होती है जो आपके प्रोसेसर मतलब सीपीयू का वेट कर रही होती है एग्जीक्यूशन के लिए। सपोज टू बी ये हो गया हमारा सीपीयू। तो यहाँ पे जो प्रोसेसेस है वहाँ पे ये किस का वेट कर रही होती है, प्रोसेसर का वेट कर रही है। सपोज टू बी यहाँ पे P1, P2, P3, P4, P5 यहाँ पे प्रोसेसेस है। ठीक है, ये किसका वेट कर रही है, सीपीयू का वेट कर रही है। अब यहाँ से प्रोसेस को उठा करके सीपीयू में लोड करने का काम किसका होता है, शेड्यूलर का होता है। ठीक है, कौन सा पर्टिकुलर शेड्यूलर यहाँ पे यूज़ किया जाता है, तो रेडी क्यू से सीपीयू में लाने का जो काम होता है वो कौन सा होता है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का यहाँ पर होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, जिसको हम लोग सीपीयू शेड्यूलर भी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोसेसेस है। अब सबको अलग अलग टाइम चाहिए सीपीयू का। इसको हो सकता है इसको 10 माइक्रोसेकंड चाहिए, हो सकता है इसके अंदर 20 माइक्रोसेकंड चाहिए, तो अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे जो चूज करने की प्रोसेस होगी कि पर्टिकुलर कौन से प्रोसेस को चूज किया जाए, कौन से सीक्वेंस के अंदर इन प्रोसेसेस को सीपीयू में एग्जीक्यूट किया जाए। भाई प्रोसेसेस जो आ रही है उसी फॉर्मेट में रहनी है, या किसी प्रोसेस को प्रायोरिटी देनी है, या किसी प्रोसेस को जो छोटी है उसको पहले करवाना है। तो इस तरीके से अलग अलग एल्गोरिथम्स आपके पास में अवेलेबल होती है, जिसके बेसिस पे हम यहाँ पे इनकी शेड्यूलिंग करते हैं। ठीक है, शेड्यूलिंग इन द सेंस क्या हम इनके सीक्वेंस को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि किस सीक्वेंस के अंदर हमारे प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होनी है। ठीक है, और उस आइडेंटिफिकेशन के लिए हम डिफरेंट एल्गोरिथम प्रोसेस शेड्यूलिंग के यूज करते हैं। ठीक है, अब इन शेड्यूलिंग के एल्गोरिथम्स को कंपेयर करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे चूज करने की बहुत सारे एल्गोरिथम्स है, उनको कंपेयर करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, प्रोसेस शेड्यूलिंग का क्राइटेरियाज का हमें आइडिया होना चाहिए कि किस क्राइटेरिया के बेसिस पे इन एल्गोरिथम्स का कंपैरिजन किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा फोकस रहेगा क्राइटेरिया पे। कौन कौन से क्राइटेरिया की बात हम लोग यहाँ पे करेंगे, तो सबसे पहला क्राइटेरिया होगा यहाँ पे हमारा सीपीयू यूटिलाइजेशन। क्या होगा, सीपीयू यूटिलाइजेशन। ठीक है, अब यहाँ पे सीपीयू यूटिलाइजेशन की हम लोग बात करें तो सीपीयू यूटिलाइजेशन का मतलब क्या हो गया, हम कोशिश कर रहे हैं अपनी प्रोसेसेस जब आपकी सीपीयू में लोड होती है तो सीपीयू 100% बिजी हो। कितना परसेंट बिजी हो, 100% बिजी हो, वो आइडल ना हो, उसका रिसोर्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन आपका हो पाए। ठीक है, बट क्या ऐसा पॉसिबल होता है, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होता है क्या आइडली आपका 100% यूटिलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, तो जनरली जो इसकी रेंज होती है वो 10% से लेकर के 100% तक की रेंज का ये यूटिलाइज कर रहा होता है। हो सकता है किसी सीनेरियो का 100% यूटिलाइज कर रहा हो और किसी सीनेरियो के अंदर किसी इस रेंज के अंदर वो यूटिलाइज कर पा रहा हो। ठीक है, तो एक क्राइटेरिया होगा आपका सीपीयू यूटिलाइजेशन। दूसरा क्राइटेरिया होता है आपके पास में थ्रूपुट। गाइज ये जो क्राइटेरियाज हैं इनके वर्ड्स है उनसे डायरेक्टली क्वेश्चन पुटअप होता है कि इस वर्ड का मतलब क्या है। ठीक है, तो हम लोगों को आइडिया होना चाहिए कि इन क्राइटेरियाज के एग्जैक्टली मीनिंग क्या है। ठीक है, अब जैसे हम बात करें यहाँ पे थ्रूपुट की, तो थ्रूपुट ये डिसाइड करता है कि आपके एल्गोरिथम के अंदर कितनी नंबर ऑफ प्रोसेसेस सिंगल यूनिट टाइम के अंदर कंप्लीट हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे थ्रूपुट अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ पे सपोज टू बी एक थ्रूपुट हो सकता है कि आपकी 5 प्रोसेसेस पर यूनिट टाइम में कंप्लीट हो सके, और या फिर ये हो सकता है किसी एल्गोरिथम के अंदर 6 प्रोसेसेस पर यूनिट टाइम में कंप्लीट हो पाए। तो अलग अलग थ्रूपुट आपके अलग अलग एल्गोरिथम्स का होता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब हुआ कि आपका थ्रूपुट हुआ क्या, नंबर ऑफ प्रोसेसेस being executed per unit time, that is called the per unit time। ठीक है, इस चीज को हम लोग बोलते हैं थ्रूपुट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में टर्न अराउंड टाइम।
अब गाइज यहाँ पे जो टर्न अराउंड टाइम है उसके अंदर 4 टाइम आपके यहाँ पे इंक्लूड होते हैं। कौन कौन से टाइम की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं? जैसे हम लोगों ने जब प्रोसेस की स्टेट्स देखी थी तो डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेट्स आपके पास में अवेलेबल है। सबसे पहले स्टेट कौन सी थी? आपके पास में न्यू स्टेट थी जहाँ पे प्रोसेस क्रिएट हुई, ठीक है। दैन न्यू प्रोसेस से आपकी प्रोसेस कहाँ आ गई? आपके रेडी क्यू के अंदर आ गई, ठीक है। अब जब रेडी क्यू में प्रोसेसेस वेट कर रही है देन उसके बाद में ये कब कहाँ लोड की जाती है शेड्यूलर के थ्रू? ये आपकी लोड की जाती है आपकी रनिंग स्टेट के अंदर जहाँ पे आप लोग सीपीयू से इसका एग्जीक्यूशन कर रहे हो, ठीक है। यदि इंटरप्ट होता है तो वापस आ जाती है, कोई भी यदि इंटरप्ट होता है तो वापस कहाँ जाती है? रेडी क्यू के अंदर आ जाती है, ठीक है। और यदि वो फिनिश हो गई तो ये कहाँ पहुँच जाती है? टर्मिनेट स्टेट पे पहुँच जाती है, ठीक है। और इस सिनेरियो के अंदर यदि आपको वेटिंग चाहिए, मतलब कोई आईओ ऑपरेशंस आपको करना है बीच में, तो ये कहाँ चलाई जाती है? वेटिंग स्टेट के अंदर यहाँ पे चली जाती है। देन वेटिंग खत्म होते वापस से किस में आ जाती है? रेडी स्टेट में। ये सिंपल आपका प्रोसेस स्टेट डायग्राम था, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं टर्न अराउंड टाइम की। तो टर्न अराउंड टाइम का मतलब हुआ यहाँ पे 4 टाइम इंक्लूड होते हैं। पर रेडी स्टेट के अंदर आपके प्रोसेस ने कितनी देर तक सीपीयू का वेट किया कि इसको अलॉट हो जाए ताकि वो प्रोसेस का एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर पाए? तो पहला टाइम तो ये वाला टाइम हो गया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेटिंग टाइम भी बोलते हैं। जब तक प्रोसेसेस रेडी क्यू में रहते हुए वेट करती है उस टाइम को हम लोग क्या बोलेंगे? वेटिंग टाइम बोलेंगे, ठीक है। वो वाला टाइम हो गया। देन आपकी सीपीयू एग्जीक्यूट जब उसको कर रहा है तो सीपीयू एग्जीक्यूशन में कितना टाइम लेता है? वो वाला टाइम हो गया। आपकी नई प्रोसेस को आपकी मेन मेमोरी में लोड करने के लिए जितना टाइम लगा, क्योंकि ये प्रोसेस जब नई क्रिएट हुई ये तो सिस्टम में अवेलेबल है। अब सिस्टम में हो सकती है सेकेंडरी मेमोरी में अवेलेबल हो, तो सेकेंडरी मेमोरी से जब रेडी क्यू में लाया जाता है जो टाइम इसको रिक्वायर्ड हुआ वो टाइम भी क्या हो गया? आपके पास में आपके टर्न अराउंड टाइम इंक्लूड हो गया, ठीक है। तो 3rd नंबर का टाइम हो गया। देन आपके पास में यहाँ पे वेटिंग स्टेट के अंदर आपका जो टाइम लगा आपके प्रोसेस को वो क्या हो गया? 4th नंबर का टाइम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी सिस्टम से मेन मेमोरी में लाने का टाइम, मेन मेमोरी से आपकी सीपीयू के अंदर एग्जीक्यूट करने का टाइम, रेडी क्यू में वेट करने का टाइम और वेटिंग स्टेट के अंदर आईओ प्रोसेसेस के अंदर लगने वाला टाइम, सारे टाइम्स के यदि हम इंक्लूड कर देते हैं तो हमारे पास में बन जाता है टर्न अराउंड, सॉरी ये है आपके पास में टर्न अराउंड टाइम, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में वेटिंग टाइम, ये है हमारे पास में वेटिंग टाइम। तो वेटिंग टाइम हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि हमारे पास में जो ये रेडी क्यू है इसमें जब तक प्रोसेसेस आपके सीपीयू में अलॉट होने से पहले वेट करती है वो सारा का सारा टाइम क्या होता है? आपका वेटिंग टाइम होता है, ठीक है। लास्ट है आपके पास में क्राइटेरिया के अंदर रिस्पॉन्स टाइम। क्या है? रिस्पॉन्स टाइम। रिस्पॉन्स टाइम का मतलब ये हुआ कि आपकी प्रोसेस ने पहला एग्जीक्यूशन कब स्टार्ट किया, मतलब यहाँ पे सपोज टू बी प्रोसेस अवेलेबल हो गई यहाँ तक, देन उसके बाद में उसके फर्स्ट इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन जैसे स्टार्ट हुआ उसके अंदर कितना टाइम लगा, दैट इज कॉल्ड द रिस्पॉन्स टाइम। फॉर एग्जाम्पल आप प्रिंटिंग करना चाह रहे हैं अपनी बुक के, तो 5000 बुक के पेज की आपकी प्रिंटिंग है, तो आपकी ऐसा नहीं है कि पूरे पेजेस की प्रिंटिंग करने के अंदर आपको जो टाइम लगा उसकी बात कर रहा है, नहीं, ये किसकी बात कर रहा है? पहले पेज की प्रिंटिंग कितने टाइम में स्टार्ट हो गई, ठीक है। पहला पेज जैसे ही प्रिंट हुआ वो उसका जितना टाइम लगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिस्पॉन्स टाइम बोलते हैं, क्योंकि पहला जब आउटपुट आता है उसके अंदर कितना टाइम लग रहा है उसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? रिस्पॉन्स टाइम बोलेंगे, ठीक है। तो गाइस ये थे आपके प्रोसेस शेड्यूलिंग क्राइटेरियाज। इन्हीं के बेसिस पे हम अपनी जो प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स है उनका कंपैरिजन करने वाले हैं और इनके अंदर स्पेशली जो आपका टर्न अराउंड टाइम है, वेटिंग टाइम है, रिस्पॉन्स टाइम है, इनकी कैलकुलेशंस में हम अपने एल्गोरिथम्स के अंदर करने वाले हैं, ठीक है। जनरली इन एल्गोरिथम्स में डायरेक्टली आप लोगों से वेटिंग टाइम पूछ लिया जाता है, आपका रिस्पॉन्स टाइम पूछ लिया जाता है और बाई चांस कभी कभार आपका टर्न अराउंड टाइम भी वहाँ पे पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि अलग अलग एल्गोरिथम से हम इन सबका कंपैरिजन करने के लिए किस तरीके से कैलकुलेशंस करते हैं। तो प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि ये जो प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स है वो बेसिकली 2 टाइप की होती है। पहला टाइप क्या होता है इसके बाद में? प्रीएम्प्टिव, ठीक है। और दूसरा टाइप की प्रोसेसेस होती है, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स होती है प्रीएम्प्टिव, और दूसरी होती है हमारे पास में नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग, ठीक है। अब यहाँ पे नॉन प्रीएम्प्टिव और प्रीएम्प्टिव से हमारा क्या मतलब है?
जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि अपन प्रीएम्प्टिव की बात करें तो यहाँ पे हो क्या रहा है, बेसिकली सपोज टू बी सीपीयू आपके प्रोसेस का एग्जीक्यूशन कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, P1 प्रोसेस आपके एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है। बीच में कोई हायर प्रायोरिटी की प्रोसेस आ जाती है, कोई इंटरप्ट आ जाता है कि आपको पहले P2 प्रोसेस कंप्लीट करनी है, तो उस केस में क्या होगा, ये यहीं पे होल्ड हो जाएगी प्रोसेस। इतना काम कर चुका था सीपीयू, उसने यहाँ तक का काम खत्म किया, उसकी स्टेट जिसको हम लोग किसके थ्रू मेंटेन कर रहे हैं, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के थ्रू मेंटेन कर रहे हैं, तो उसके अंदर अपने डेटा को अपडेट किया उसने और उस प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को उठा करके डायरेक्टली कहाँ डाल दिया, रेडी क्यू में, नेक्स्ट टर्न के लिए डाल दिया उसने, वहां से क्या कर दिया, स्विच कर दिया। अब उसके बाद में जब नेक्स्ट जो हायर प्रायोरिटी की आपके प्रोसेस आ रही है, उसको वहां से उसका एग्जीक्यूशन पहले उसका कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पे उसने क्या किया, दूसरी प्रोसेस को प्रीएम्प्ट कर दिया, मतलब सीपीयू ने उस वाली प्रोसेस को स्विच कर दिया। अब यहाँ पे वो P2 का एग्जीक्यूशन कर रहा है। अब जैसे ही P2 कंप्लीट हो जाएगा, देन अगेन सपोज टू बी आपकी प्रोसेस जो आधी रिज्यूम्ड थी, उसके अलावा कोई प्रोसेसेस अवेलेबल नहीं, किसी की और हायर प्रायोरिटी नहीं है, तो उस केस में वापस आपकी P1 प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, देन उसका एग्जीक्यूशन वो कंप्लीट करेगा। तो इस केस में क्या हुआ, आपका सीपीयू जो एग्जीक्यूशन में चल रही थी प्रोसेस, उसको प्रीएम्प्ट करके दूसरी छोटी प्रोसेस आपकी एग्जीक्यूट हो रही है, कोई अनदर हायर प्रायोरिटी की प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है, अगेन आपकी जो रिमेनिंग जो रिज्यूम्ड है प्रोसेस है उसको कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है। यह होता है आपकी प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। बट यदि अपन नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, ये बोलता है सीपीयू कि यदि जो प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है पहले वो ही फिनिश होगी, यदि आपके हायर प्रायोरिटी की प्रोसेस है तो तब तक ये फिनिश नहीं हो जाएगी, तब तक तो उसको वेट करना ही पड़ेगा। जैसे ही फिनिश हो जाएगी देन यहाँ से वो P2 की प्रोसेस स्टार्ट करेगा, मतलब बीच में इसने प्रीएम्प्शन नहीं दिया है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग, नॉन प्रीएम्प्टिव प्रोसेसेस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 1 बाय 1 एल्गोरिथम्स करेंगे और ये भी देखेंगे कि इनमें से कौन सी प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग है और कौन सी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट है हमारे पास में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, ठीक है। तो इसके वर्ड से हमें समझ में आ रहा है कि जो पहला आएगा उसको पहला मिलेगा। तो इस केस में क्या होता है कि आपके सिस्टम के अंदर जो प्रोसेसेस एंटर करती हैं वो जिस सीक्वेंस के अंदर आपके एंटर कर रही है उसी सीक्वेंस के अंदर वो सीपीयू में लोड की जाती है और उसी सीक्वेंस के अंदर उनका एग्जीक्यूशन होता है। जैसे यदि उनका सीक्वेंस P1, P2, P3, P4 इस सीक्वेंस में वो आपकी प्रोसेसेस एंटर हुई हैं तो इसी के अंदर आपका सीपीयू उनका एग्जीक्यूशन करेगा, ठीक है। तो ये होती है आपकी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, ठीक है। अब हम इसका बाय द एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि न्यूमेरिकल एग्जाम्पल इस चीज़ का किस तरीके से पूछा जाता है, किस तरीके से आपके टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, रिस्पॉन्स टाइम को कैलकुलेट किया जाता है। तो ये हमारा न्यूमेरिकल एग्जाम्पल हुआ। यहाँ पे हमारे पास में प्रोसेसेस हैं P1 से लेकर के P5 तक की, ये इनका अराइवल टाइम है कि सिस्टम में इन्होंने एंट्री कब की, और ये है हमारे पास में बस टाइम कि ये सीपीयू का एग्जीक्यूशन इन लोगों को कितना चाहिए, ठीक है। मतलब P1 प्रोसेस को 4 माइक्रोसेकंड चाहिए फॉर एग्जांपल, P2 को 3 माइक्रोसेकंड चाहिए और P3 को 1 माइक्रोसेकंड चाहिए। तो इस सीक्वेंस के अंदर आपका क्वेश्चन गिवन है। अब यहाँ पे हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, तो हमें फाइंड आउट करना है टर्न अराउंड टाइम। सबसे पहले टाइम निकलता है आपका कंप्लीशन टाइम कि कंप्लीट कब हुई, दूसरा टाइम होता है टर्न अराउंड टाइम और फिर होता है हमारे पास में वेटिंग टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग किसके थ्रू बनाते हैं इस चीज़ को, हम लोग यहाँ पे गैंट चार्ट बनाते हैं जिसके थ्रू हम इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले चीज़ सबसे पहले कौन अराइव हुआ, P1 अराइव हुई। कब अराइव हुई है, 0 टाइम पे, तो यहाँ पे 0 हो गया, ये P1 अराइव हो गई, ठीक है। अब हम लोग ये बोलते हैं कि ये जो तो यहाँ पे क्या हुआ कि P1 0 पे अलॉट हुई, कब तक चलेगी, क्योंकि इसका बस टाइम कितना है 4 माइक्रोसेकंड का, तो 4 माइक्रोसेकंड तक ये एग्जीक्यूट करती रहेगी, ठीक है। अब ये 4 तक एग्जीक्यूट करी, अब मतलब 4 टाइम हो गया, 4 इसका टाइमिंग हो गया। तो अब यहाँ पे 4 यदि अराइवल टाइम देखो 4, मतलब सारी प्रोसेसेस अवेलेबल हो चुकी है, ठीक है। सारी की सारी प्रोसेसेस क्या हो चुकी है, अवेलेबल हो चुकी है। बट स्टिल हमें कोई मतलब नहीं है कि सारे अवेलेबल हुई है कि नहीं हुई, क्योंकि हमें तो जिस सीक्वेंस में हमारी प्रोसेसेस आ रही है उसी सीक्वेंस में इनका एग्जीक्यूशन करना है। तो यहाँ पे नेक्स्ट है हमारे पास में P2 प्रोसेस। अब P2 प्रोसेस ने काम कब स्टार्ट किया, 4 टाइम पे स्टार्ट किया। कितने टाइम तक करेगा, 3 माइक्रोसेकंड का काम करेगा। तो यहाँ पे 7 माइक्रोसेकंड हो जाएगी जब तक वो एग्जीक्यूट करेगा। देन है P3 प्रोसेस, तो P3 ने 7 पे काम स्टार्ट किया, 8 माइक्रोसेकंड का काम है, 8 पे कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से जो P4 है उसका 2 माइक्रोसेकंड चाहिए, तो यहाँ पे 10 पे कंप्लीट हो जाएगा, और P5 का काम है वो 15 पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या बनाते हैं, गैंट चार्ट बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग कंप्लीशन टाइम लिखते हैं कि P1 प्रोसेस कब कंप्लीट हुई,
तो इस चीज़ को हम लोगों को कहाँ से देखना चाहिए, पीछे से देखना चाहिए, क्योंकि जितनी बार भी प्रोसेसेस आएंगी, मे बी P1 2-3 बार आता, जब हम लोग नेक्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स में देखेंगे कि हम P1 यदि 2-3 बार आ रहा है तो उस केस में हमें पता ही नहीं लगेगा कंप्लीशन कब हो रहा है, तो हमें लास्ट से देखना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि P1 पीछे से कहाँ तक आया, मतलब P1 सबसे पहले आया यहीं पे, यहीं पे कंप्लीट हुई है उसके प्रोसेस, तो कब कंप्लीट हुई है, 4 पे कंप्लीट हुई है। तो P1 का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो कंप्लीशन टाइम क्या है, 4 है, ठीक है। इसी तरीके से P2 का कंप्लीशन टाइम क्या हो गया, 7 हो गया, ठीक है। P3 का कंप्लीशन टाइम क्या हो गया, 8 हो गया। P4 का कंप्लीशन टाइम क्या हो गया, 10 हो गया। और P5 का कंप्लीशन टाइम क्या हो गया आपके पास में यहाँ पे 15 हो गया। तो ये हो गए आपके कंप्लीशन टाइम, ठीक है। अब टर्न अराउंड टाइम की हम लोग बात करें, टर्न अराउंड टाइम हम लोगों ने देखा कि सारे टाइम का कंक्लूड करके हमारा क्या बनता है, टर्न अराउंड टाइम, ठीक है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये जो टर्न अराउंड टाइम है, इनमें से कौन सा टाइम निकाल दो कि जब प्रोसेसेस अराइव हुई है वो वाला टाइम निकाल दो, क्योंकि कुछ प्रोसेसेस लेट अराइव हुई है तो उसके टाइम को थोड़ा ना कैलकुलेट करेंगे हम लोग, उसको थोड़ा ना इंक्लूड करेंगे क्योंकि वो तब तक तो आई ही नहीं थी। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम करेंगे, तो क्या बन जाएगा, टर्न अराउंड टाइम बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग निकालते हैं, तो टर्न अराउंड टाइम 4, इसका 6 हो गया, इसका 6 हो गया, देन इसका 7 हो गया एंड देन इसका 11 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका टर्न अराउंड टाइम, डन। अब उसके बाद में यदि हम बात करते हैं वेटिंग टाइम की, तो वेटिंग टाइम कौन सा होता है, जब तक आपकी रेडी क्यू में वेट किया है। अब यहाँ पे कोई आयो तो उसने यूज़ की नहीं है, क्योंकि सारी की सारी प्रोसेस ओनली CPU का यूज़ कर रही है, क्योंकि यहाँ पे आयो का टाइम आप लोगों को नहीं गिवन है कि किसी पर्टिकुलर प्रोसेस ने आयो के लिए रिक्वेस्ट की है या वेटिंग में गई है, ठीक है। तो यहाँ पे जितना भी टाइम वो यदि आने के बाद में वेट कर रही है वो कहाँ हो रही है, रेडी क्यू में वेट कर रही है। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि CPU के एग्जीक्यूशन में जो टाइम लगा ना वो हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग यदि वेटिंग टाइम को निकालने की बात करें तो कैसे निकालेंगे, टर्न अराउंड टाइम में से जो हमारा बर्स्ट टाइम है, जो मेरा CPU का जो एग्जीक्यूशन का जो टाइम है उसको मैं निकाल दूंगी, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, वेटिंग टाइम आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से कैलकुलेट कीजिए कि यहाँ से टर्न अराउंड टाइम में से बर्स्ट टाइम निकल गया, तो ये 0 हो गया, ये 3 हो गया, और ये आपका 5 हो गया, ये 5 हो गया, और ये 6 हो गया। मतलब इतना वेट आपके अलग अलग प्रोसेसेस ने किए, ठीक है। अब इन सबका कई बार क्या पूछा जाता है, एवरेज वेटिंग टाइम निकालो आपकी प्रोसेस का। तो कैसे निकालेंगे एवरेज, मतलब सबका टोटल कर लो, तो यहाँ पे 0 + 3 + 5 + 5 + 5, तो ये 8, 13 एंड 19 हो गया, ठीक है। तो 19 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोसेसेस वो कितनी है, 5, और ये आपका हो जाएगा, ठीक है, 3.8 जो हो आपका जो माइक्रो सेकेंड है वो क्या हो जाएगा आपका एवरेज वेटिंग टाइम यहाँ पे हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग अलग अलग आपके जो क्राइटेरियाज वाले जो टाइमिंग्स है उनको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब सपोज टू बी आपको अराइवल टाइम मेंशन नहीं है, आपको अराइवल टाइम मेंशन नहीं है, तो उस सीक्वेंस के अंदर हम लोग क्या कंसिडर कर सकते हैं कि सारे की सारी जितनी भी प्रोसेसेस है वो एक ही टाइम पे अवेलेबल है। जैसे सपोज टू बी वो सारी की सारी प्रोसेसेस 0 टाइम पे अवेलेबल है, तो हम इन सबको कोई को कंसिडर करेंगे ही नहीं। तो यहाँ पे जो हमने अराइवल टाइम में की वैल्यूज़ को निकाला है वो हमें नहीं निकालना पड़ेगा, डायरेक्टली कंप्लीशन टाइम ही हमारा टर्न अराउंड टाइम बन जाएगा। तो ये चीज़ होती है आपकी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। और यदि हम बात करें इस एल्गोरिथम के भाई ये प्रीएम्प्टिव है कि नॉन प्रीएम्प्टिव है, तो गाइस यहाँ पे देखो हमने किसी भी प्रोसेस को बीच में स्टॉप नहीं किया है, ठीक है। तो उस केस में हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि हमारे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है वो क्या है, हमारे पास में नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग है, ठीक है। और वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि जितनी भी नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स होती है उसके अंदर जो रिस्पॉन्स टाइम होता है, हमने किसकी बात की थी, एक रिस्पॉन्स टाइम की हम लोगों ने बात की थी। तो जितना भी एल्गोरिथम्स होती हैं जो कि आपकी नॉन प्रीएम्प्टिव होती है उस केस के अंदर रिस्पॉन्स टाइम जो होता है वो कौन सा होता है, आपका वेटिंग टाइम ही रिस्पॉन्स टाइम होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट है हमारे पास में शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट शेड्यूलिंग। शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट शेड्यूलिंग के वर्ड से हमें क्या समझ में आ रहा है कि जितनी भी प्रोसेसेस हमारे पास में करंट सिनेरियो में अवेलेबल है उनमें से फाइंड आउट की जाती है कि सबसे कम टाइम कौन सी प्रोसेस को चाहिए और उसी सीक्वेंस के अंदर आपके प्रोसेसेस का एग्जीक्यूशन किया जाता है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं ये वाला
एग्जीक्यूशन, तो यहाँ पे सपोज टू भी हमारा है गैंट चार्ट। अब यहाँ पे सबसे पहले प्रोसेस अराइव कौन सी हुई है, आपकी P1 प्रोसेस सबसे पहले अराइव हुई है। तो P1 प्रोसेस को हमने यहाँ पे अलॉट कर दिया और कौन से टाइम पे अलॉट किया है, P0 टाइम पे अलॉट किया है, ठीक है। अब ये प्रोसेस क्या है, एग्जीक्यूट हो रही है। अभी हम लोग क्या बात करें, शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट की, यहाँ पे कौन से वाले की बात करें हम लोग, नॉन प्रीएम्प्टिव की बात करें, ठीक है। यहाँ पे अभी हम इसको बीच में स्टॉप नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, P1 प्रोसेस आपने एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया, कब अराइव हुई, तो 0 टाइम पे, क्योंकि 0 टाइम पे कोई और प्रोसेस अवेलेबल ही नहीं थी, आपके पास में यही थी। तो क्योंकि यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम पे सिंगल प्रोसेस अवेलेबल थी। तो यहाँ पे P1 प्रोसेस को एग्जीक्यूशन किया, कितना टाइम लगा, 7 माइक्रोसेकंड का उसने टाइम लिया। तो ये कंप्लीट कब हुई, 7 पे कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा टाइम कहाँ पहुँच चुका, 7 तक पहुँच चुका। अब हमें देखना है कि अराइवल टाइम में क्या ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो गई, हाँ जी भाई ये सारी अवेलेबल हो गई। अब इस केस में क्या हो गई, यदि सारे प्रोसेसेस करंट सिनेरियो में अवेलेबल है तो उस केस में हमें ये चेक करना पड़ेगा सबसे कम से बर्स्ट टाइम किस चीज़ का है, क्योंकि हमारे पास में क्या है, शॉर्टेज जॉब। तो यहाँ पे सबसे कम टाइम किसको चाहिए, ये तो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब इसको नेक्स्ट में से किसको सबसे कम चाहिए, तो P3 को आपको सेकेंड नंबर पे टाइम चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सबसे छोटा जो है नेक्स्ट में वो क्या है, P3 है। तो P3 का एग्जीक्यूशन हुआ, तो यहाँ पे P3 को सब इसके बाद में एग्जीक्यूट करेंगे, कितना टाइम चाहिए, 1 माइक्रोसेकंड का, तो 8 पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट किसका नंबर आएगा, नेक्स्ट नंबर आएगा आपके P4 का। तो P4 का यहाँ पे एग्जीक्यूशन होगा और P4 को कितना टाइम चाहिए, यहाँ पे 2 माइक्रोसेकंड का चाहिए। तो यहाँ पे कब कंप्लीट हो जाएगा, 10 पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास में P2 और P2 को कितना टाइम चाहिए, 5, तो ये 15 पे कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट है P5 और उसको कितना चाहिए, 8, तो यहाँ पे 23 के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी जो सीक्वेंस होंगी, क्योंकि कई बार डायरेक्टली सीक्वेंस का भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यदि शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट है तो उसके अकॉर्डिंग आपके ये जो प्रोसेसेस है उनमें कौन सी सीक्वेंस फॉलो की जाएगी। तो यहाँ पे हमारी सीक्वेंस क्या हो गई, P1, देन उसके बाद में P3, देन उसके बाद में P4, देन P2 एंड लास्ट है आपके पास में P5। ये हमारी प्रोसेस के एग्जीक्यूशन की सीक्वेंस है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे कंप्लीशन टाइम लिख लेते हैं, तो ये तो बहुत इजी है, नीचे से अब देखो यहाँ से देखते जाते हैं हम लोग। अब जिस सीक्वेंस में ये है उसी में लिख लेते हैं। P5 कब कंप्लीट हो रहा है, 23 पे कंप्लीट हो रहा है, तो 23 पे P5 कंप्लीट हो रहा है। P2 कब कंप्लीट हो रहा है, 15 पे, तो P2 के सामने 15 लिख लेते हैं। P4 10 पे कंप्लीट हो रहा है, तो यहाँ पे 10 आ गया। P3 8 पे कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पे 8 आ गया। और P1 आपका 7 पे कंप्लीट हो रहा है, तो यहाँ पे 7 आ गया, ठीक है। अब हमारे पास में है टर्न अराउंड टाइम, तो वो क्या होता है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो यहाँ पे टर्न अराउंड टाइम हो जाएगा आपका यहाँ पे 7 माइनस 0 7, 15 माइनस 2 13, 8 माइनस 3 5, 10 माइनस 5 5, और ये हो गया आपके पास में 16, ठीक है। अब उसके बाद में है आपके पास में वेटिंग टाइम, तो वेटिंग टाइम हो जाएगा टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे यदि इसमें से इसको हम लोग लेस करेंगे तो वैल्यूज क्या बन जाएंगे, यहाँ पे वेटिंग टाइम हो गया 0, यहाँ पे 8, यहाँ पे 4, और यहाँ पे हो गया हमारे पास में 3, और ये हो गया हमारे पास में 8, ठीक है। और इन सबका एवरेज हम लोग लेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 + 4 + 3 + 8, और डिवाइडेड बाय 0 प्लस, तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय 5, तो 12 एंड 15 एंड ये हो गया आपके पास में 23 डिवाइडेड बाय, तो यहाँ पे आपका एवरेज वेटिंग टाइम हो गया 4.6 माइक्रोसेकंड। तो इस तरीके से हम लोग शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स का हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशंस कर सकते हैं। अब इस शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट शेड्यूलिंग का हम लोग और क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे शॉर्टेस्ट नेक्स्ट CPU बर्स्ट टाइम, ये भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि जब हम लोग अपनी नेक्स्ट CPU पे ही तो देख रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट केस में तो ज़रूरी नहीं है कि सारी अवेलेबल हो, ठीक है। तो हम लोगों को क्या देख रहे हैं हम लोग कि आपकी जैसे हमारी फर्स्ट प्रोसेस कंप्लीट हुई, क्योंकि उस टाइम भी कोई और प्रोसेस अवेलेबल नहीं थी, तो नेक्स्ट टाइम में मतलब नेक्स्ट टर्न के अंदर हम लोग चेक करेंगे कि आपकी रिमेनिंग प्रोसेसेस में से सबसे छोटी प्रोसेसेस कौन सी है जो कि अराइव हो चुकी है। तो यहाँ पे हम लोग और क्या बोल सकते हैं, शॉर्टेस्ट नेक्स्ट CPU बर्स्ट टाइम भी एल्गोरिथम भी हम लोग इसको बोल सकते हैं, ठीक है। अब गाइस ये तो था आपका नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। अब इसी का आप लोगों के पास में एक और मॉड्यूल अवेलेबल है, एक और एल्गोरिथम है, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट शेड्यूलिंग। तो
तो सेम एग्जांपल हम लोग शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट शेड्यूलिंग के लिए यूज़ करते हैं। अब बट ये आपका जो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग है उसका प्रीएम्प्शन पोर्शन है, ठीक है। कि यदि यहाँ पर यदि शॉर्टेस्ट जॉब का हम लोग प्रीएम्प्ट करते हैं तो उस केस में किस तरीके से आपके कैलकुलेशंस परफॉर्म होंगे। तो यहाँ पे मैंने वही एग्जाम्पल यूज़ कर लिया है, वही प्रोसेस है, अराइवल टाइम एंड बस टाइम है, ठीक है। तो अब इसका एग्जीक्यूशन हम लोग करेंगे तो किस तरीके से हमारा गैंट चार्ट बनेगा। अब गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना कि आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि अभी जो करंटली आपका जो इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था उसके अंदर भी इसी चीज़ का क्वेश्चन पूछा गया था और किसी पर्टिकुलर प्रोसेस का वेटिंग टाइम पूछा गया है, ठीक है। तो वहाँ पे तो उस केस में हम लोग बोल सकते हैं कि इस तरीके के एल्गोरिथम के क्वेश्चंस न्यूमेरिकल पोर्शंस भी आप लोगों को कवर करना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास में फर्स्ट प्रोसेस P1 और ये कब अराइव हुई है, 0 टाइम पे अराइव हुई है, बस टाइम क्या है 7, ठीक है। बट अब इस चीज़ को ध्यान रखना है, नेक्स्ट अराइव कब हुई है, सेकंड पे अराइव हुई है, ठीक है। तो पहले वाले को कब तक एग्जीक्यूट करना है, ओनली सेकंड तक एग्जीक्यूट करना है, देन उसके बाद में हम लोग कंपैरिजन करेंगे पहले। तो यहाँ पे मेरी P1 प्रोसेस स्टार्ट हुई, ठीक है। कब स्टार्ट हुई, 0 भी हमारी स्टार्ट हुई, कब तक चली, 2 तक ही हम लोग इसको चलाएंगे, पूरा कंप्लीट हम लोग इसको नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि तब तक आपकी नेक्स्ट प्रोसेस अराइव हो गई और वो नेक्स्ट प्रोसेस ये बोल रही है कि मेरा CPU का टाइमिंग कम है, पहले मुझे चेक करो कि वही वाले एग्जीक्यूट होगी या नहीं होगी, ठीक है। अब देखो इस चीज़ के अंदर भी आपको चेक करना है, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 7 था वो कंप्लीट, तो हमारा 2 यूनिट कंप्लीट हो चुकी। तो अब यहाँ पे भी कितना चाहिए, 5। तो मतलब जब मेरा टाइम 2 है वहाँ पे 2 प्रोसेसेस अवेलेबल हैं, कौन कौन सी, P1 भी अवेलेबल है, P2 भी अवेलेबल है, दोनों को कितना कितना टाइम चाहिए, 5 यूनिट का टाइम चाहिए, ठीक है। तो इस सिनेरियो के अंदर क्या हो गया कि जो पहले आई है उसी को आप लोग अलॉट करोगे, ऐसा नहीं है कि P2 को बीच में अलॉट करोगे, ठीक है। तो वापस से मेरी P1 प्रोसेस को मैं यहाँ पे अलॉट कर दूंगी और P1 प्रोसेस को अलॉट करके कहाँ तक चलाऊंगी, यहाँ तक 3 यूनिट तक चलाऊंगी, मतलब 1 यूनिट का टाइम में यहाँ पे एग्जीक्यूट कर लूंगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मेरी जो थर्ड प्रोसेस है वो 3 पे अवेलेबल होने वाली है, ठीक है। अब मैं 3 पे पहुँच चुकी, मतलब यहाँ पे जो रिमेनिंग टाइम है जो इस प्रोसेस को चाहिए वो कितना चाहिए, आप 4 यूनिट का चाहिए, क्योंकि 3 यूनिट में यहाँ पे काम कर चुकी हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट P3 प्रोसेस है, तो यहाँ पे 3 पे यदि मैं पहुँच चुकी तो 3 पे 3 प्रोसेसेस अवेलेबल है, एक 4 वाली, एक 5 वाली, एक 1 वाली। तो सबसे छोटी कौन सी हुई, P3 सबसे छोटी प्रोसेस हुई। तो बीच में कौन सी मैं प्रोसेस डालूंगी, मैं P3 प्रोसेस को यहाँ पे डालूंगी और उसका बस टाइम ओनली 1 यूनिट है, तो उसको कंप्लीट करके मैंने 4 पे कर दिया, ठीक है। अब मेरे पास में टाइम कहाँ पहुँच चुके हैं, 4, ये हो गया 0, मतलब इसको टाइम नहीं चाहिए, ठीक है। अब मेरे पास टाइम कहाँ पहुँच गया, 4 पे, बट 4 तक अवेलेबल होने वाली जो प्रोसेसेस हैं उसके अंदर ये 3 ही प्रोसेसेस है अभी भी। आपके नीचे वाले प्रोसेस 5 पे अवेलेबल होगी और उससे नीचे वाले 7 पे अवेलेबल होगी, ठीक है। तो 5 तक आपका किसका एग्जीक्यूशन करोगे, इन दोनों प्रोसेसेस बची हुई है, इन दोनों में से कौन सी P1 का एग्जीक्यूशन होगा, ठीक है। P1 ने 1 यूनिट काम किया और ये कहाँ पहुँच गया, 5 पे, ठीक, क्योंकि नेक्स्ट प्रोसेस कब अवेलेबल हो रही है, 5 पे, ठीक है। अब यहाँ पे इसका टाइम कितना रह गया, इस चीज़ का कितना रह गया, 3 यूनिट का काम अभी भी रह गया इसके पास में, ठीक है। बट अब मेरे 5 भी अवेलेबल हो चुकी है, तो यहाँ पे 3, 5 और 2 अवेलेबल हो गई है, ठीक है। देन उस केस में मैं कौन सी प्रोसेस को वापस उठाऊंगी, P4 प्रोसेस को उठाऊंगी। तो यहाँ पे कौन सी प्रोसेस आ जाएगी, P4 प्रोसेस यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे यदि P4 को मैं एग्जीक्यूट करूंगी तो 7 पे पहुँचूंगी और 7 पे मेरा अराइवल टाइम आ जाएगा नेक्स्ट वाली प्रोसेस का। तो ठीक है, मैं 2 यूनिट इसको दे देती हूँ, क्योंकि इसके अलावा कोई छोटी प्रोसेस भी अवेलेबल मेरे पास में नहीं है। यहाँ 2 यूनिट मैंने दी, यहाँ पे वो 7 पे पहुँच गया। अब जैसे वो 7 पे पहुँचा, सारी की सारी प्रोसेसेस अवेलेबल हो चुकी है और ये कंप्लीट हो चुकी, ठीक है। अब रिमेनिंग प्रोसेसेस कौन सी हुई, P1 को 3 यूनिट चाहिए, P2 को 5 यूनिट का टाइम चाहिए और P5 को 8 यूनिट का टाइम चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास में वापस से P1 प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी कितने टाइम तक, 3 टाइम तक, तो ये 10 पे हो जाएगा। P2 प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी वो 5 यूनिट का, तो यहाँ पे 15 पे कंप्लीट हो जाएगी। और P5 की जो प्रोसेस चलेगी वो कब कंप्लीट हो जाएगी, 8 का टाइम उसे चाहिए, तो ये 23 पे आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरीके से आपकी सीक्वेंस बनेगी आपकी गैंट चार्ट के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे कंप्लीशन टाइम है, अब कंप्लीशन टाइम यहाँ से देखते रहो, क्योंकि आगे से देखोगे P1 मल्टीपल टाइम्स है, ठीक है। तो हम लोगों को कहाँ से देखना चाहिए, पीछे से देखना चाहिए। P5 का टाइम कब कंप्लीट हुआ, 23 पे कंप्लीट हुआ, तो ये हो गया 23। P4 कब कंप्लीट हुआ है, P4 कंप्लीट हुआ है 7 पे, तो ये 7 हो गया। P2 कब कंप्लीट हुआ है, 15 पे, और P1 कब कंप्लीट हुआ है, 10 पर,
और P4 कब कंप्लीट हुआ 7 पर और P3 कंप्लीट हुआ आपका 4 पर। ठीक है, ये आपका हो गया कंप्लीशन टाइम। अब टर्न अराउंड टाइम की बात करें तो कंप्लीशन माइनस अराइवल टाइम हम लोग करेंगे तो 10 यूनिट तो इसकी हो गई। ठीक है, और इसके अंदर हो गया आपके पास में 13 यूनिट, इसके अंदर हो गया 1 यूनिट का टाइम इसने वेट किया है, इसका हो गया आपके पास में 2 यूनिट का टाइम, और ये हो गया आपके पास में 16 यूनिट का टर्न अराउंड टाइम हो गया। ठीक है, अब वेटिंग टाइम कितना हो गया, क्योंकि बस टाइम है तो बस टाइम को टर्न अराउंड टाइम में से लेस करेंगे तो वेटिंग टाइम हो गया 3 यूनिट, यहाँ पे 8 यूनिट, यहाँ पे हो गया आपके पास में 0 यूनिट, और ये हो गया आपके पास में ये भी 0 यूनिट, और ये हो गया आपके पास में 8 यूनिट। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास में 3 + 8 + 8 + 0 + 0 हो गया, डिवाइडेड बाय आपका हो गया यहाँ पर 5, 19 डिवाइडेड बाय 5, 3.8 माइक्रोसेकेंड आपका टाइम हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो ये है आपका एवरेज वेटिंग टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम। और ये कौन सी एल्गोरिथम हो गई आपकी, प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम, क्योंकि यहाँ पे आपकी प्रोसेसेस प्रीएम्पशंस प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, तो प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम हो गई। ठीक है गाइस, तो ये थी हमारी शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फॉर शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। इस वीडियो में हम लोग यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट वीडियो की हमारे पास में प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग, उसके अंदर प्रीएम्पशन वाली एल्गोरिथम, एंड उसके बाद में हमारे पास में राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग क्या होती है एंड मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग क्या होती है। ये सब चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें।